अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद आसिफ़ हूँ और हाज़िर खिदमत हूँ एक नए लेक्चर के साथ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 1 के जो क्वेश्चंस हैं सेल्फ असेसमेंट जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं वो हमने आज डिस्कस करने हैं। तो लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स आपको इससे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। मतलब कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी के जो रूल्स हैं 9 या 10 जो दिए हुए हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको वो अच्छे तरीके से आने चाहिए। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस एक्चुअली पूरे चैप्टर का एक निचोड़ होता है। इन क्वेश्चन में सारे रूल्स सारे फार्मूला अप्लाई होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको फार्मूला मतलब के रूल्स आने चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो दिया हुआ है सैम्पल स्पेस फाइंड आउट करें कौन सी फॉर चूजिंग एन ऑड नंबर। हमारे पास 1 से लेकर 15 तक नंबर दिए हुए रैंडमली, ठीक है, और हमने इसमें से वो सैम्पल स्पेस फाइंड आउट करनी है जो कि ऑड नंबर पर मुश्तमिल। तो हमने 1 से लेकर 15 तक जो ऑड नंबर हैं वो लिख लेने हैं, तो हमारे पास ये सैम्पल स्पेस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड एक ऑलरेडी पहले वीडियो हमने डिटेल में वीडियो एक बना चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आप वहाँ से इसको अगर डिटेल में जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो वहाँ से देख सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट। तो ओवरव्यू थोड़ा सा जल्दी में मैं ये आपको शॉर्टली बताऊँगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? फर्ज कर लिया हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है 5 सिग्मा सैम्पल स्पेस है 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। ये सैम्पल स्पेस है 1 से लेकर 5 तक है, ठीक है। अब इसमें से मैं 2 इवेंट ले लेता हूँ। कितने? 2 इवेंट ले लेता हूँ। पहला इवेंट 1 है 1 3 5, इसी में से 1 3 5। उसके बाद एक दूसरा इवेंट लेता हूँ, उसमें मैं कहता हूँ कि 2 और 4, ठीक है। अब देखें, ये दोनों इवेंट्स एट ए टाइम कभी भी अकर नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे अगर एक डाई को फेंकें तो या 1 आएगा या कोई भी नंबर 1 आएगा ना, तो इवेंट कौन सा होगा? 1 होगा। अगर 2 आएगा तो इवेंट कौन सा होगा? 2 होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दोनों इवेंट्स इकट्ठे आ जाएं। मतलब कि डाई को फेंका 1 और 2 इकट्ठा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। 1 और 2 कभी भी इकट्ठा नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों इवेंट्स एट ए टाइम इकट्ठे अकर नहीं हो सकते। और जब ये 2 इवेंट्स एट ए टाइम इकट्ठे अकर नहीं हो सकते, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लें। इन दोनों का इंटरसेक्शन लें। दोनों में इंटरसेक्शन से मुराद क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन नंबर हैं, दोनों में जो मुश्तरक नंबर हैं वो हमने लिखने होते हैं। तो E1 इंटरसेक्शन E2, इन दोनों में कॉमन देखें, कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, मतलब कि खाली सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है। ये हमारे पास खाली सेट आ गया। मतलब ऐसे इवेंट्स जो कभी भी एट ए टाइम इकट्ठे अक्कर ना हो, उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। या दूसरे वर्ड में आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ऐसे इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन लें तो वो क्या आए? खाली सेट आए, एम्प्टी सेट आए, 5 आए, तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कि एक सैंपल स्पेस है हेड और टेल, एक कॉइन को फेंकें, किसको? कॉइन को फेंकें, तो कॉइन को फेंकने पर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये हमारे पास सैंपल स्पेस है। मैं कहता हूं कि इवेंट 1 और इवेंट 2, 2 इवेंट लेता हूं। पहले इवेंट में मैं फेंकता हूं तो वो हेड आएगा, दूसरे इवेंट में फेंकता हूं तो टेल आएगा। अब देखिए, आप सोचें, कॉइन को फेंकने पर हेड और टेल कभी इकट्ठे आ सकते हैं? कभी भी नहीं आ सकते, ठीक है। तो अगर ये इवेंट्स ऐसे हैं जो एट अ टाइम कभी भी इकट्ठे अक्कर नहीं हो सकते, तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास क्या आएगा? एम्प्टी सेट, 5 आएगा, खाली सेट आएगा, ठीक है। ये तो बात है 2 इवेंट्स की। अगर मैं ले लूं काफी सारे इवेंट्स, 1 से लेकर n तक इवेंट्स, ठीक है, यहां पे 2 इवेंट्स ले लिए हैं। अगर मैं काफी सारे इवेंट्स ले लेता हूं और उनका लेता हूं इंटरसेक्शन, अगर उनका इंटरसेक्शन लेने पर फिर भी खाली सेट आए, तो वो भी क्या होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। वो 2 इवेंट्स हों या 2 से ज्यादा हों, अगर उनका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल आ जाए, ठीक है, खाली सेट आ जाए,
तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसे इवेंट्स हैं जिनका यूनियन लें, जिनको इकट्ठा करें, जिनको क्या करें, इकट्ठा करें तो सैंपल स्पेस बन जाए। क्या बन जाए? सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल E1 इवेंट और E2 इवेंट है, इन दोनों का इकट्ठ लें, इन दोनों का यूनियन लें, इन दोनों को जमा करें, यूनियन लेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 सारे नंबर लिखने हैं। यूनियन से मुराद क्या होता है? इकट्ठा करना। तो इन दोनों इवेंट्स को हमने इकट्ठा किया, इनका यूनियन लिया, तो देखें जब हमने इनका यूनियन लिया तो ये क्या बन गया? ये हमारे पास सैंपल स्पेस बन गई है। क्या बन गया? सैंपल स्पेस। मतलब कि ऐसे इवेंट्स का सेट जिनका हम यूनियन लें तो वो सैंपल स्पेस बनाए, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसी तरीके से अगर आप इनका यूनियन लें, हमारे पास सैंपल स्पेस क्या है? हेड और टेल। इन दोनों का यूनियन लें तो ये क्या आएगा? हेड और टेल। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हेड और टेल आएगा। देखिए दो इवेंट्स हैं, दो इवेंट्स का यूनियन ले लिया तो सैंपल स्पेस बन रही है ना। तो ऐसे इवेंट्स का सेट जिनका यूनियन लें, ठीक है, तो वो सैंपल स्पेस बनाएं, तो ऐसे इवेंट्स के सेट को हम कहते हैं कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, देखें ये दो हमारे पास इवेंट्स थे, इंपॉर्टेंट हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से याद रखना है। हमारे पास ये दो इवेंट्स हों या n इवेंट्स हों, काफ़ी सारे हों, तो उसका भी यूनियन लें तो क्या बने? सैंपल स्पेस बने। ठीक है, i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक हमारे पास इवेंट्स हैं। ठीक है, 1 से लेकर n तक ये हमारे पास क्या है? इवेंट्स हैं, उनका हमने लेना है यूनियन। तो वो जब यूनियन लें तो हमारे पास अगर बन जाए सैंपल स्पेस तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें वो कहता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एन एप्लीकेंट, एप्लीकेंट कौन था? मतलब जिस किसी ने अप्लाई किया है, ठीक है, फॉर पायलट स्कूल, पायलट स्कूल में अप्लाई किया है, विल बी एडमिटेड, कि वो उसमें एडमिट हो जाए। अब उसकी एडमिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.5। वो कितनी है? 0.5। ये बात याद रखनी है कि एक स्टूडेंट है, एक लड़का या लड़की है, उसने एडमिशन लेना है, उसके स्कूल में एडमिशन लेने की जो प्रोबेबिलिटी है, एडमिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 है। तो इफ़ 3 एप्लीकेंट्स, अब बात आती है कि 3 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, 3 एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने पायलट स्कूल में एडमिट होना है। ठीक है, तो उन सब की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? पहले स्टूडेंट की जो प्रोबेबिलिटी है एडमिट होने की वो भी उतनी है, दूसरे की भी उतनी है, तीसरे की भी उतनी है, क्योंकि यहाँ पे उसने बता दिया है कि एक एप्लीकेंट की जो प्रोबेबिलिटी है एडमिट होने की वो 0.5 है। तो तीनों की अलग अलग लेंगे, एक एडमिट की प्रोबेबिलिटी, दूसरे की भी प्रोबेबिलिटी, तीसरे की प्रोबेबिलिटी सेम होगी एडमिट होने की। जितनी एक एप्लीकेंट की है उतनी ही दूसरे की होगी, उतनी ही तीसरे की होगी। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 विल बी एडमिटेड? अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे तीनों के तीनों जो ना वो एडमिट होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखिए याद रखना है, ये जो 3 स्टूडेंट्स हैं इनके एडमिट होने का इन्हिसार एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, इनका एक दूसरे पे कोई इन्हिसार नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट हैं। ये क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स जब एट ए टाइम अक्कर हों, यहाँ पे बात हो रही है ऑल 3 विल बी एडमिटेड, कि तीनों जो ना वो एडमिट होना चाहते हैं, मतलब कि हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स लेकिन वो इकट्ठे एडमिट होना चाहते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह की सिचुएशन हो कि 3 इवेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 एप्लीकेंट हैं, वो कहते हैं कि हमने एडमिट होना है, लेकिन वो तीनों एक दूसरे पे इन्हिसार नहीं करते, इंडिपेंडेंट हैं, वो एक हो भी सकता है, एक नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, उनका इकट्ठा एडमिट होना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3, ये इंटरसेक्शन से मुराद क्या है? आपके ज़हन में आएगा कि मैंने यहाँ पे यूनियन क्यों नहीं लगाया। यूनियन इसलिए नहीं लगाया, इंटरसेक्शन से मुराद होता है कॉमन। कॉमन से मुराद क्या है? कि तीनों का इकट्ठा जाना। कॉमन में क्या आता है? जो मुश्तरकोन में। तो यहाँ पे 3 एप्लीकेंट्स इकट्ठे जाना चाहते हैं, इकट्ठे एडमिट होना चाहते हैं, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ऐसे होगी P E1
PE2 PE3, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट फर्स्ट एप्लीकेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड एप्लीकेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड एप्लीकेंट। ठीक है, अब ये फार्मूला उस वक्त लगाना है जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट हूं और एट ए टाइम अक्कर हो रही हूं, एट ए टाइम अक्कर हो रही हूं। तो स्टूडेंट्स E1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 है, दूसरे की भी उतनी है, तीसरे की भी उतनी है, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नन विल बी एडमिटेड, कि तीनों में से कोई भी एडमिट नहीं हो। अगर नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि PE1 ये किसको शो करता है, ये शो कर रहा है कि स्टूडेंट या एप्लीकेंट एडमिट होगा। एडमिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये वाली है 0.5। अगर मैं कहता हूं कि इसके एडमिट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहां पे हम लगाएंगे प्राइम। ये वाली शो कर रही है कि जो एप्लीकेंट है उसके एडमिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे प्राइम लगा दिया या सी लगा लें तो उसको हम कहेंगे कि उस एप्लीकेंट के एडमिट ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट प्राइम। ठीक है, सी भी लगा सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब पहले एप्लीकेंट के एडमिट ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे आएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ये क्या है, ये मैंने ऊपर बता दिया, उस एप्लीकेंट के एडमिट होने की प्रोबेबिलिटी है। तो वो कितनी है 0.5, तो 1 में से 0.5 निकालें तो वो 0.5 ही आ जाएगा। देखें स्टूडेंट्स, एक एप्लीकेंट ने अप्लाई किया है एडमिट होने के लिए, तो उसके कितने 50-50 चांसेस होते हैं ना, 50 चांसेस हैं वो एडमिट हो जाएगा, 50 चांसेस हैं कि वो एडमिट नहीं होगा। तो देखें उसके एडमिट होने के चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी वो 0.5 है, उसके ना होने के चांसेस वो भी 0.5 ही है ना। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है, एक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है सभी की, तीनों की बात हो रही है कि नन विल बी एडमिटेड, उन तीनों में से कोई भी एडमिट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, यही वाला फार्मूला होगा, लेकिन यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी है एडमिट होने की, लेकिन यहाँ पे हमने कौन सी लगानी है, एडमिट ना होने की, नन विल बी एडमिटेड। तो यहाँ पे E1 प्राइम इंटरसेक्शन E2 प्राइम इंटरसेक्शन E3 प्राइम के तीनों इवेंट्स, ठीक है, तीनों एप्लीकेंट्स एडमिट ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यही फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्राइम डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्राइम डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्राइम। अब इनकी वैल्यू कहां से आएगी, ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स। अभी हमने निकाला है E1 मतलब कि पहले एप्लीकेंट के एडमिट ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है 0.5, जितने इसकी प्रोबेबिलिटी है एडमिट ना होने की उतनी ही दूसरे की होगी, उतनी ही तीसरे की होगी। ठीक है ना, 3 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, उसके एडमिट होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, उसके एडमिट ना होने की प्रोबेबिलिटी वो भी क्या 0.5 है। तो यहां पे आपने याद रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इन तीनों की सेम होगी, 0.5 0.5 0.5, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.125 आ जाएगा। उसके बाद अगला सी पार्ट है, उसमें वो कहता है ओनली 1 विल बी एडमिटेड। वो कहता है कि एक स्टूडेंट एडमिट होगा बाकी नहीं होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स यही फार्मूला हमने अप्लाई करना है तीनों जगहों पे। अब यहां पे एक स्टूडेंट एडमिट होगा बाकी नहीं होगा, तो देखें E1 ऊपर मैंने प्राइम नहीं लगाया, यहां पे मैंने प्राइम लगाया था कि तीनों एडमिट नहीं होंगे, यहां पे मैंने एक का नहीं लगाया कि ये स्टूडेंट ये एप्लीकेंट एडमिट होगा बाकी 2 एडमिट नहीं होंगे। तो ये प्राइम ये किसको शो कर रहा है कि ये एडमिट नहीं होंगे, ये वाला एडमिट होगा। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्राइम डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्राइम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये हमने ऊपर लिख ली थी 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वो भी सेम है 0.5, E3 वो भी सेम है 0.5, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा 0.125। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, उसमें आपने एक बेसिक चीज़ को सीखना है।
जो कि प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कह लें कि आपको 50% तक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगी। ठीक है, तो देखते हैं इन दोनों क्वेश्चंस में क्या चीज़ कॉमन है, और इस तरह के क्वेश्चंस कोई भी आ जाएं तो उसको हल करने में ये किस तरह से आपको हेल्प करेंगे आपकी। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस में। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें वो कहता है कि अ स्टूडेंट एस्टिमेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेनिंग एन ए ग्रेड इन मैथ कोर्स। वो कहता है कि एक स्टूडेंट एस्टिमेट लगाता है कि वो मैथ में ए ग्रेड हासिल करने की जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो 0.4 है, 0.4 है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए ग्रेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.4 है। ठीक है, उसके बाद एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेनिंग अ बी एट 0.3, मतलब कि मैथ में बी ग्रेड हासिल करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.3 है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेड, ठीक है, 0.3। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही शी विल नॉट रिसीव एन ए, कि वो मैथ में ए ग्रेड हासिल नहीं कर पाएगा या कर पाएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये तो हमें पता ना कि ए ग्रेड अगर उसने हासिल किया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। अगर उसने ए ग्रेड हासिल नहीं किया तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स याद रखना है एक चीज़ कि अगर वो पूछे ना कि नॉट रिसीव, मतलब अगर किसी इवेंट के ना होने का कहें तो उस वक्त आप उसको ऐसे लिखेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे ए इवेंट है ना, तो ए इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम लिखेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट उसकी प्रोबेबिलिटी। अगर मैं कहता हूं कि बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, विल नॉट रिसीव बी, तो बी का कॉम्प्लीमेंट उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कि किसी भी इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी ले लेंगे। ठीक है, इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी। तो ये प्राइम है, प्राइम की जगह पे आप सी भी लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट में, वो आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, तो विल नॉट रिसीव एन ए, जब ये ए इवेंट या ए ग्रेड हासिल करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.4 है, और ए ग्रेड ना हासिल करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ये एक ही फार्मूला है ना होने के लिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 वैसे का वैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये हमारे पास मौजूद है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.6। उसके बाद है बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो होने की जो प्रोबेबिलिटी है, बी ग्रेड हासिल करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.3 है। बी ग्रेड ना हासिल करने के उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो वो कितनी है, 1 माइनस 0.3, वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.7। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, विल रिसीव नेदर एन ए नॉर बी। वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ना तो ए ग्रेड आए ना ही बी ग्रेड आए, उस वक्त उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहां पे एक वर्ड आ रहा है नॉर। ठीक है, जब इस तरह का वर्ड आ जाए नॉर, या इस तरह का वर्ड आ जाए और, ये दो वर्ड याद रखने आपने, नॉर या और। जब आप इस तरह का वर्ड देख लें उस वक्त आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, यूनियन लगाना आपने दो इवेंट्स के दरमियान। ठीक है, अब यूनियन लगाने के बाद हमारे पास दो फार्मूले आते हैं। कितने फार्मूले आते हैं, दो फार्मूले। कौन कौन से आते हैं, देखें, रूल नंबर हमारे पास 3 और 4, उसमें क्या होगा, दोनों रूल्स में ए यूनियन बी ही आता है, लेकिन डिफरेंस क्या आता है, ए यूनियन बी इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और दूसरा फार्मूला क्या है, उसमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये दो फार्मूले, इन दोनों में से कौन सा फार्मूला लगाएंगे,
ये स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने ऊपर वाला मतलब कि तीसरा रूल लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला कब लगाते हैं स्टूडेंट्स, याद रखना है, ये उस वक्त लगाते हैं जब दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, उस वक्त ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको पता क्या चलेगा कि ए और बी हासिल करने में, ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है, जब एक स्टूडेंट ने ए ग्रेड हासिल किया है, मतलब फर्ज कर लिया उसने 70% मार्क्स ले लिए हैं, तो उसका क्या आ गया, ए ग्रेड आ गया ना। 60% लें तो क्या आता है, बी ग्रेड आता है। तो देखें जब 70% ले लिया तो उसमें ए ग्रेड भी आ गया, उसके अंदर बी ग्रेड भी है, बी ग्रेड भी है। ये जो इंटरसेक्शन है ये इसको शो करता है कि दोनों के इकट्ठे होने के चांसेस कितने हैं, दोनों के इकट्ठे होने के चांसेस हैं या नहीं है। अगर हैं तो फिर हम उसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे, नहीं है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखें ए ग्रेड जब हम लेंगे तो उस 70% लेंगे तो उसमें देखें 60% तो है ना, मतलब कि बी ग्रेड उसमें मौजूद है, उस वक्त हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि हमने क्या किया, ये विल रिसीव नेदर एन ए नॉर बी, कि ना तो ए ग्रेड आएगा ना ही बी ग्रेड आएगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी हम मालूम कर रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कि इन दोनों के ना होने के जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, फार्मूला वही होगा, जस्ट आपने वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा देना। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लगा देना है। रूल नंबर हमारे पास 3 ही होगा। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या है कि ये कॉम्प्लीमेंट को हटा देना तो रूल नंबर 3 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्यों लगाया, इसलिए लगाया है क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि ना तो ए ग्रेड आएगा ना ही बी ग्रेड आएगा, उस वक्त प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ना होने के लिए आपको पता है, जब वो कहें क्वेश्चन में कि किसी इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, उस वक्त हम कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, उस वक्त आपने ये इनके साथ कॉम्प्लीमेंट लगा देना है। तो स्टूडेंट्स बेसिक चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को देखकर हमने फार्मूला कौन सा लगाना है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने लगाना है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू दर्ज कर लेनी है। ठीक है, वैल्यू दर्ज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.6, तो वो 0.6 लगा देंगे। ठीक है, और बी की जो प्रोबेबिलिटी है, बी के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.7 है, वो लगा लेंगे, माइनस, और यहाँ भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 0.7। ठीक है, अब इन दोनों को हल कर लें। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लें, प्लस करने के बाद ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.88। ठीक है, 0.88। क्लियर है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखेंगे आप कि यहाँ पे दो मैंने बताया था नॉर और, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है और का, दरमियान में और लिखा हुआ है, तो भी हम यही फार्मूला लगाएंगे। तो वो देखते हैं हम यहाँ पे, एन अर्न से मतलब होता है कि बैग है, उस बैग के अंदर 8 ग्रीन डॉटेड बॉल्स हैं। ठीक है, वहाँ पे एक बैग है, उस बैग में 8 ग्रीन डॉटेड बॉल्स हैं, एंड उसके अंदर 10 ग्रीन स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं। ठीक है, 8 जो ना वो ग्रीन डॉटेड बॉल्स हैं, 10 जो ना वो ग्रीन स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं, 12 जो ना वो ग्रीन डॉटेड बॉल्स हैं, एंड 10 जो ना वो ब्लू स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं। तो बॉल्स जो ना वो हमारे पास दो तरह की हैं, एक तो हमारे पास ग्रीन है और दूसरी है ब्लू। ठीक है, और इसके अलावा जो ग्रीन है वो भी दो तरह की है, जो ग्रीन है वो डॉटेड भी है और स्ट्रिप्ड भी है। इसी तरीके से जो ब्लू है वो भी दो तरह की है, डॉटेड भी है और स्ट्रिप्ड भी है। ठीक है, तो वो जो बॉल्स हैं वो एक बैग के अंदर पड़ी हुई हैं, हमने क्या करना है, इफ़ अ बॉल इज सिलेक्टेड, हमने एक बॉल को सिलेक्ट करना है, एक बॉल को क्या करना है, सिलेक्ट करना है एट रैंडम फ्रॉम द अर्न, बैग में से हमने निकालना है एक बॉल को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल विल बी,
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो बैग है, इस बैग के अंदर कितनी बॉल्स हैं टोटल, वो काउंट कर लें ज़रा। देखें 8 ये वाली हैं ग्रीन डॉटेड बॉल्स, और 10 जो है ये वाली हैं ग्रीन स्ट्रिप्ड बॉल्स। टोटल कितनी होगी? 18। 12 ब्लू है, 18 और 12 कितने होगी? 30। ठीक है, ब्लू डॉटेड बॉल्स 30 और 10 ये वाली है 40। मतलब कि टोटल जो हमारे पास हैं बॉल्स वो 40 हैं। क्लियर है? अब उसके बाद क्वेश्चन में वो कहता है कि ग्रीन और स्ट्रिप्ड, ग्रीन और स्ट्रिप्ड। देखें यहां पे वर्ड आ गया और का, तो मैंने कहा था कि अगर वर्ड आ जाए और, तो उस वक्त आपने फार्मूला क्या लगाना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी यूनियन एस। यहां पे जी क्या है? ग्रीन बॉल्स के लिए है, और एस क्या है? स्ट्रिप्ड बॉल के लिए है। ठीक है, तो यहां पे जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है वो कौन सी है? ग्रीन और स्ट्रिप्ड। तो यहां पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन यूनियन स्ट्रिप्ड बॉल्स। तो यहां पे यूनियन क्यों लगाया वो मैंने बता दिया कि यहां पे वर्ड आ जाए और या दूसरा वर्ड आ जाए नॉर, तो यहां पे आपने यूनियन लगाना है। ठीक है, जब आ जाए नॉर तो उस वक्त आपने कॉम्प्लीमेंट लगाना है, जब आ जाए और तो उस वक्त आपने कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाना। तो ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो यहां पे और लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स यूनियन स्ट्रिप्ड बॉल्स। तो इसका फार्मूला आपने ये लगाना है। यहां पे ये बात याद रखनी है कि ये जो ग्रीन बॉल्स हैं और स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं, क्या इनके इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, इकट्ठे होने के चांसेस हैं या नहीं है। तो देखें ग्रीन और स्ट्रिप्ड, यहां पे ग्रीन भी है और स्ट्रिप्ड भी है, दोनों इवेंट इकट्ठे हो सकते हैं। हम एक बॉल निकालें, हो सकता है वो ग्रीन भी हो और स्ट्रिप्ड भी हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि एट ए टाइम दोनों इवेंट्स अक्कर हो सकते हैं। जब एट टाइम दोनों इवेंट्स अक्कर हो जाएं तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, और जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो तो उस वक्त आपने ये वाला पोर्शन साथ में ऐड करना है। अगर इस तरह से आ जाए, आपसे कहा जाए कि ग्रीन और ब्लू बॉल, ग्रीन का और ब्लू बॉल का जो ना उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करो, यहाँ पे अगर आ जाए ग्रीन और ब्लू, उस वक्त आप ये नहीं लगा सकते प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इंटरसेक्शन एस स्ट्रिप्ड बॉल। उसकी रीज़न क्या है? उस वक्त ये होगा ग्रीन और ब्लू है, तो हम जो एक बॉल निकालेंगे या तो वो ग्रीन होगी या फिर ब्लू होगी, दोनों में से एक होगी। ये नहीं हो सकता कि वो निकालें बॉल वो ब्लू भी हो और ग्रीन भी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो उस वक्त वो क्या होगा? उस वक्त वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, तो ये वाला हिस्सा हम नहीं लिखेंगे इस फार्मूले का। लेकिन यहाँ पे क्या है? ग्रीन और स्ट्रिप्ड है, तो ग्रीन और स्ट्रिप्ड दोनों एक बॉल दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर एक बॉल निकालें तो वो ग्रीन भी हो सकती है, स्ट्रिप भी हो सकती है, दोनों इकट्ठी हो सकती हैं। तो इसलिए हमने ये माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इंटरसेक्शन स्ट्रिप्ड बॉल्स। ठीक है, तो देखें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन बॉल्स टोटल कितनी हैं। तो ग्रीन बॉल्स ये दो जगह पे है ना, ग्रीन बॉल्स 10 और 8 18, 18 ऊपर आएगा। टोटल बॉल्स कितनी है? 40। उसके बाद स्ट्रिप्ड बॉल्स, तो स्ट्रिप्ड बॉल्स कितनी है? एक ये वाली है, एक ये वाली है, 10 और 10 20, 20 स्ट्रिप्ड बॉल्स टोटल कितनी है? 40 माइनस। आगे ग्रीन और स्ट्रिप्ड, ग्रीन भी हो और स्ट्रिप्ड भी हो, वो कौन सी है? ग्रीन भी हो और स्ट्रिप्ड भी हो, वो कितनी है? 10, 10/40। तो ये एलसीएम जो 40 आ गया, 18 जमा 20 माइनस 10, 20 में से 10 निकालेंगे 10 रह जाएंगे, 10 और 18 28/40। तो इसको 4 पे कैंसिल करेंगे, 4 7 28, 4 10 40, 7/10 0.7 आ गया। उसके बाद आगे डॉटेड बॉल्स, डॉटेड बॉल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? वो देखें टोटल डॉटेड बॉल्स कितनी हैं? डॉटेड बॉल्स 8 ये वाली हैं, 12 ये वाली हैं, 12 और 8 कितनी हो जाएंगी? 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉटेड बॉल्स, डी से मुराद क्या है? डॉटेड बॉल्स। 20 बटा टोटल कितनी है? 40। 1/2 आ जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगी, 2 1 2 2 2 4, 1/2 आ गया, और 1/2 को हम पॉइंट की शक्ल में लिखेंगे तो 0.5 आ जाएगा। उसके बाद एंड पे ब्लू और डॉटेड बॉल्स। अगर हमारे पास क्वेश्चन में पूछा जाए कि ब्लू और डॉटेड बॉल्स उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखें वर्ड आ गया और, तो हम ये यूनियन वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ब्लू बॉल्स यूनियन डॉटेड बॉल्स। अब आपने यहाँ पे देखना ये है कि क्या इन दोनों के इकट्ठे होने के चांसेस, इकट्ठे अक्कर होने के चांसेस हैं या नहीं हैं। तो ये ब्लू भी हो डॉटेड भी हो, ब्लू भी हो डॉटेड भी हो, ये दोनों इकट्ठे अक्कर हो सकते हैं। ठीक है, और जब ये दोनों अक्कर हो सकते हैं इकट्ठे, तो आपने ये माइनस साथ में ये ऐड ज़रूर करना है। अगर इस तरह से आ जाए ब्लू और ग्रीन, तो फिर क्या होगा? फिर ऐसा हो ही नहीं सकता।
या इस तरह से आ जाए डॉटेड और स्ट्रिप्ड, डॉटेड बॉल्स और स्ट्रिप्ड बॉल्स, तो इस तरह से आ जाए तो या तो फिर वो डॉटेड बॉल होगी या फिर स्ट्रिप्ड बॉल होगी, इकट्ठी नहीं हो सकती। मतलब एक बॉल निकालें वो डॉटेड भी हो स्ट्रिप्ड भी हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उस वक्त हम ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। हाँ, ये फार्मूला उस वक्त लगाएंगे जब ब्लू भी हो डॉटेड भी हो, ग्रीन भी हो स्ट्रिप्ड भी हो, ग्रीन भी हो डॉटेड भी हो, ब्लू भी हो स्ट्रिप्ड भी हो, मतलब दोनों के इकट्ठे होने के चांसेस होने चाहिए, ठीक है। जब दोनों के इकट्ठे अक्कर होने के चांसेस हैं तो उस वक्त उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे। तो ब्लू और डॉटेड, ब्लू और डॉटेड कितने हैं, 12 है ना, तो ये 12/40, ठीक है। 40 इसका एल्सियम आ गया, 22 जमा 20 माइनस 12, 22 जमा 20 माइनस 12, तो 20 में से 12 निकालेंगे, 8 8 और 22 30, 30/40, 0 0 से काट जाएगी, 3/4 0.75, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर की समझ आई होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।